अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ मुश्ताक मोहम्मद और आप देख रहे हैं ख्वाबगर। इस प्रोग्राम के इब्तिदा में मैं एक हैरत और ख़ुशी के समंदर में गोते लगा रहा हूँ और उसकी वजह यह है कि आज हमारे जो मेहमान हैं वो यकीनन आपको भी इन्हीं दो एहसासात से गुजारेंगे। अ, आज के जो हमारे मेहमान हैं इन्होंने अपने इल्म के हवाले से बड़ी मंजिलें तय की, कामयाबी के हवाले से, और फिर जिस तरह से इन्होंने लाइफ में नेविगेट किया वो खासा हैरान कुन है। हमारे आज के मेहमान जनाब अरशद भट्टी साहब। अरशद साहब, वेलकम। शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं ब्रीफली ज़रा नाजरीन को बता दूं कि नाजरीन इन्होंने पाकिस्तान में CSS ऑफिसर थे, और अगर इनके जो 7 लोग जो CSS में आए थे, आज वो शायद 22वें ग्रेड के ऑफिसर्स हैं। शायद नहीं, यकीनन है। लेकिन इन्होंने बाद में CSS को छोड़ दिया। क्यों? यही चीज़ मुझे हैरत में डाले हुए है। जापान से जाके पढ़ाई की, UK से जाके पढ़ाई की, और बड़ी बड़ी कामयाबियों के बाद इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे और हर दफ़ा हैरान कर देते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनसे ज़रा इनके ख्वाब पूछे जाएं। तो अरशद साहब, आपने हमें एक मखमसे में डाल दिया है। मखमसे में मैंने नहीं डाला, आप खुद डलना चाह रहे थे तो इसलिए डल गए हैं। चलिए बताइए। अच्छा, हमारा यही सवाल पहले होता है तो कि मैं एक वो कहते हैं ना, वो पाकिस्तानी क्या जो कि किसी कॉन्ट्राडिक्शन से गुफ्तगू शुरू ना करे। तो पहले तो मैं एक चीज़ से आपसे इख्तलाफी नोट कर लूँ कि आपने मुझे जो इल्म का कहा है तो मैं इल्मी नहीं हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनका कहना है कि मैं फिल्मी ज़्यादा हूँ और इल्मी कम हूँ। तो मैं एक तो ये सुभान अल्लाह कहना चाहता हूँ कि अच्छा, दूसरी बात यह है कि चूँकि आप दोस्त भी हैं और दोस्तों का ये काम होता है कि वो जो है ना, एग्जैजरेट करना, इन्फ्लेट करना, थोड़ा बढ़ा के पेश करना। नहीं, दोस्त बाज का टांगें भी खींच देते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, जो हमारा पहला सवाल ये होता है अक्सर कि कोई एक बड़ा ख्वाब, मैं समझता हूँ कि शायद आपने जब इतने साल लगा के CSS किया, और एक हमारे यहाँ हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बेटा जो है वो बड़ा अफसर बन जाए। एक ज़माने में डॉक्टर होता था, फौज होती थी, अब CSS है, इंजीनियर भी रहे हैं वो। इंजीनियर भी रहे हैं। तो अच्छा, एक तो ख्वाबगर प्रोग्राम में मैं समझता हूँ कि जो अगर मुझ पे कुछ चीज़ सादक आती है तो वह है ख्वाब दर ख्वाब, कि आपने ख्वाब देखा, उस ख्वाब के अंदर गए, वहाँ से एक और ख्वाब के दरवाजे में घुस गए, वहाँ से एक और ख्वाब के दरवाजे में घुस गए। तो ये सारे जो परसूट है ना, तो उस पर एक, जब मैं कभी, मैं अपने आप को शायर नहीं कहता, मैं शायर नुमा कहता हूँ, क्योंकि शायरी लिखता हूँ, शायरी टाइप की चीज़ लिखता हूँ, शायर नहीं हूँ। ख़वातीन हज़रात, यही गुफ्तगू जो है मुझे कंफ्यूज किए हुए है। अब आप मेरे साथ मिलिए और आप भी कंफ्यूज होइए। हाँ, तो उसमें एक लाइन थी कि तेरी तलाश को, ये ज़िंदगी है इसमें, तेरी तलाश को ताक़ब कहूँ कि जुस्तजू। तो उस ये ताक़ब और जुस्तजू का जो खेल है, यही ये ख्वाबों की, वो आप कहते हैं ना कि आप ख्वाबों को पीछे यानी चेज़ा कर रहे होते हैं। अच्छा, जो आप कहते हैं कि ख्वाब 2 तरह के होते हैं। ऑफ कोर्स, एक तो हम जब रात को सो जाते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, जिसमें अल्लामा इक़बाल को भी आया था, और देखें आगे उसकी ताबीर क्या है। और एक ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो मेरा ख्याल है कि आप ये दूसरी तरह के, यानी बाद-उज़-ज़िक्र ख्वाब की बात कर रहे हैं। वो ख्वाब हैं जो हम जागती आंखों से देखते हैं। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि जब मैं 24-25 साल का था, तो जो कल परसों की बात लगती है वैसे, तो उस वक़्त सोचना शुरू किया। तो मैंने सोचा कि अच्छा भई, पहले तो हमें यही पढ़ाया लिखाया और बताया गया था कि भई, जो हर मुसलमान की तरबियत होती है कि ये ज़िंदगी ऐसी एक झांसा सा है जो कि सही है, और असल ज़िंदगी मरने के बाद है, तो जो शायद इतना सही नहीं हो। तो मुझे लगा कि अच्छा, ऐसे ज़रा सोच के देखें कि अगर यही ज़िंदगी है और आगे इसके बाद कुछ नहीं है, तो फिर क्या किया जा सकता है इसका? अच्छा, आपने पहली बात पे यकीन नहीं है कि असल ज़िंदगी मरने के बाद है? नो, मैं तो करता हूँ। मतलब अच्छा। असल में तो अब मेरी है कि वी डोंट नो इनफ, हाँ। कि उस पे फिर अब तो ज़ाहिर है, वो बंदा जब इतना देख दुख लेता है, तो वो देखें, 2 चीज़ें हैं। एक ये कि मज़हब क्या कहता है और मज़हबी एजुकेशन। नहीं, हम इशू से थोड़ा सा दूसरी जा रहे हैं। हम आते हैं आपके ख्वाबों की तरफ। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि यानी बात यह है कि हम हर पाकिस्तानी बात करते हुए ना, वो ब्लास्फेमी से डर रहा होता है कि कोई अक्लमंद बैठा ये ना सोच रहा हो कि इसमें बस, क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना, अच्छा, मैं आपको अपना एक जोक सुनाता हूँ इस पे, ताकि जो लोग मज़हब के नाम पे फ़ौरन ब्लास्फेमी वाले कान खड़े हो जाते हैं, कि वो है कि पाकिस्तान की तारीख़ को 3 अदवार में तकसीम किया जा सकता है।
खुशफहमी का दौर, गलतफहमी का दौर और ब्रासफहमी का दौर, और ब्रासफहमी का दौर अभी चल रहा है। तो इसलिए उसमें हम जब मज़हब की बात करते हैं तो उसको यानी बहुत अंदर से बहुत सेंसर कर रहे होते हैं। लेकिन चलें, यानी आज ये आपने इल्मी कह ही दिया है तो थोड़ी इल्मी गुफ्तगू कर लेते हैं कि जो सूफ़ी पर्सपेक्टिव है। और नहीं, सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा मैं भी ज़रा पीछे लाना चाहता हूँ। CSS करना आपको डंडे मार के करवाया गया था या आपका ख्वाब था? अच्छा, ये कुछ भी, दोनों में से कुछ नहीं था। एक आपने बात कही ना कि बहुत ऐसे, यानी बहुत सारी चीज़ें मैंने ज़िंदगी में ऐसी कर ली हैं। चलते फिरते इस गली में आ गए तो वहाँ देखा कि CSS, क्योंकि जब मैं FSC में था तो मेरा ख्याल था कि मुझे, यानी जो घर वालों की तरफ से कि डॉक्टर बनेगा बच्चा, उनको लगता था मैं ज़हीन हूँ, मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना ज़हीन हूँ। अच्छा, फिर सर दर्द की दवाई अच्छे देते हो। हाँ, तो फिर जब FSC में उतने नंबर नहीं आए, फिर मैंने वो दोबारा, यानी होता कि इम्प्रूव करने वाला काम किया। तो मुझे फिर लगा कि मैं डॉक्टर बन सकता था अगर मैं बहावलपुर में मुझे एडमिशन मिल सकता था। तो वहाँ पे ऐसे एक दोस्त से मिलने गया तो मुझे जो थोड़ा सा लगा, जो डॉक्टर बन रहे थे या फाइनल ईयर में थे, कि यार ये बनना है, मैंने 5 साल बाद, तो मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो फिर मैं वापस जाके जो भी BA की, क्या खराबी लगी डॉक्टरों में या डॉक्टरी में या उस कॉलेज में? मुझे एक तो ना हमेशा से मुझे लग रहा है कि मेरे बड़े भाई जो हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, वो कहते थे ये बड़ा कामचोर है, तो तेन पता लगे ना थे काम है तो फौरन तो घर पहुंच जाना है। तो मुझे यही था कि ये मुश्किल सा काम है, और उसके बाद लोगों को जो है वो, यानी ये चीज़ें, बीमारियों का इलाज करना, तो मुझे को बहुत खुशी सी उससे फील नहीं हुई। तो मुझे लगा कुछ और करना चाहिए। अच्छा, तो फिर तो आप इस गलत फहमी में गए कि CSS करके जब ऑफिसर बन जाएंगे तो आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, रिश्वत लेंगे और आराम अच्छा, से देखें, जिंदगी जो गुजारेंगे। आप अब देखें कि जब लेट टीन्स में बच्चा होता है, यानी आप देखें मेरे उम्र के जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, तो हमें कोई इतनी समझ नहीं होती थी, ना हमारी क्रिटिकल फैकल्टीज इतनी डेवलप थी जब जितनी अब शायद हैं। तो इसलिए ये समझ नहीं होती थी, फीलिंग ही होती थी। हम उस वक्त भी समझते थे कि हम बहुत समझदार हैं, हम अब भी समझते हैं कि समझदार अच्छा, हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये एक चीज़ है जिसके झांसे में ना उस वक्त आया ना अब आया, कि मुझे तब भी लगता था कि नहीं, पता नहीं, पूछ लिए किसे तो। हाँ, नहीं, मैं तो ये सोचता था कि हम, मेरे अपने सारे दोस्त समझते थे कि हम अपने माँ बाप को चक्कर दे रहे हैं, हालांकि माँ बाप को सब पता होता था कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि, यानी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ख्वाब, ये जिस ख्वाबों की हम बात कर रहे हैं वो सोच के से निकलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सोचने का मतलब मैंने जो बता रहा था कि जब मैं 24-25 साल का था ना, और मैं यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील हो चुका हूँ, मैं CSS भी कर चुका हूँ, तब बैठे बैठे मैंने सोचा कि व्हाट इफ दिस इज द ओनली लाइफ। तो ये जो सोच थी, इससे फिर मुझे लगा कि अच्छा चलें, अगर यही ज़िंदगी है तो फिर इसमें इसको सर इस तरह प्लान करते हैं कि मज़ा आए इसमें। तो फिर मैं समझता हूँ कि तब से मैंने ख्वाब बुनने और ख्वाबों के पीछे यानी भागना शुरू किया। तो उस वक्त का वो ख्वाब जो दिल में गुदगुदी करता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसके अलावा वो ख्वाब जो है, वैसे अगर वो भी आप शेयर करना चाहते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं। एक तो ये कि यानी इतनी ज़्यादा वो कहते हैं ना कि सैनिटाइज सी ट्रेनिंग हुई थी ना, कि उस तरह का ख्वाब ही नहीं होता था कि मुझे तो ये, यानी मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच गया था, मुझे यही नहीं पता था अच्छा लड़की से लोग इश्क करते हैं तो इससे क्या मिलता है उनको। तो वो बाद में खुद ही पता चल गया, वैसे चल गया पता बाद में पता चल गया, चलते चलते वही पता चल गया, लेकिन ये ख्वाब नहीं था। अच्छा, यानी वो एक होता ना कि आपने शादी करनी है या इश्क करना है, ये वो ख्वाब नहीं थे। ठीक है, ख्वाब ये था कि कुछ डिफरेंट सा करना है। ये आपके सेहतमंद होने की बहुत बड़ी वजह है। ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अब आपको ये बताता हूँ कि जो, यानी अब जाके ये पता चला कि अच्छा, अगर कोई आखिरत है और है तो वो अच्छी ज़िंदगी का इनाम है, यानी जन्नत की, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा, अब तो खैर बहुत सारी समझ आ गई है कि ना हम जन्नत में वाले हैं ना दोज़ख वाले हैं, ना कुछ इतना अच्छा किया कि जन्नत में जाएं, ना कोई इतना गुनाह किया कि दोज़ख में जाएं। तो मेरा ख्याल है कि हम तो वो जो होते नहीं बरज़ख वाले, बरज़ख में बैठ के कोई कैफ़े शैफे चलाएंगे, आलम बरज़ख में बैठे होंगे। हाँ। अच्छा, CSS क्यों छोड़ा आपने? आप अच्छा, हाँ, तब तक मुझे ओके, CSS मैंने किया और मैंने कोई 10 साल नौकरी की, बीच में पढ़ाई भी की। CSS में अगेन वही चीज़, जो मैं बहावलपुर मेडिकल कॉलेज में गया और सीनियर डॉक्टर्स का या जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको देखा, तो जब मैं अपने सीनियर्स को देखता था सेक्रेटेरिएट में या ब्यूरोक्रेसी में, तो मुझे लगता था कि यार ये जो इतना यानी कि कुड़ के ये जॉब करनी है, छोटी सी स्पेस में अजीब से मुकाबले हैं, तो ये कोई ठीक नहीं है। और दूसरा है कि मैं 60 पे रिटायर नहीं होना चाहता था। एक तो मुझे पता था कि इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो लंबी ज़िंदगी पाऊंगा, क्योंकि अम्मा अब्बा वो जो जेनेटिक होता है, वैसे तो पाकिस्तान में ये नहीं पता होता कि आपकी कितनी ज़िंदगी है, लेकिन अगर है तो मुझे पता था मैं काफ़ी कुछ कर जाऊंगा। तो एक तो ये था। आजकल 6 रुपए वाली गोली पाकिस्तान में बहुत आम चलती है। हाँ। अच्छा, दूसरा मुझे ये था कि ज़िंदगी जो है ना,
वो एक है, लेकिन एक काम करने के लिए नहीं बनी। तो इसलिए मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो ट्राई करें। और मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि किसी मैं बुफे पे जाऊँ अगर, जो अक्सर मैं जाता हूँ, तो मैं सब पहले ना एक आंखों से सबको देखता हूँ कि क्या कुछ है, फिर मैं 4 5 6 चीज़ें जो ठीक लगती हैं उनको चखता हूँ, और फिर मैं आखिर पे जो अच्छी लगती है उसको खाता हूँ। लेकिन मीठा मैं पहले खा लेता हूँ, क्योंकि उस पे मेरा जोक भी है कि शादियों पे अक्सर कि आखिर पे या मीठा नहीं बचता या मीठे की गुंजाइश नहीं बचती। तो ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही है कि मीठा पहले खा लिया, मीठा पहले खा और लिया अब जो है मेन डिश की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, तो आपने सीएसएस जब छोड़ दिया तो फिर आगे कौन से झांसे में गए, या खुशफहमी या गलतफहमी में गए? अच्छा, उसमें ये है कि एक तो जब हम इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और हमें लगता है ना कि सीएसएस छोड़ दिया, तो वो जो हम फिल्म मेकिंग की लैंग्वेज में कट नहीं है मेरी ज़िंदगी में कोई। मेरी ज़िंदगी में फेड इन फेड आउट है, ट्रांजिशंस हैं। अच्छा। और बहुत ही स्लो मो। तो 2-3 साल लगे, यानी मैंने 97 में यानी 1990 में मैंने ज्वाइन किया सीएसएस ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद। और उसके बाद फिर मैंने जब जापान पढ़ने गया तो वहाँ पे जाके देखा कि लोग ज़िंदगी में और कितनी चीज़ें हैं। फिर मैं वहाँ से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने गया, तो तब मैंने सोचा कि अच्छा मुझे ग्रेजुअली ये छोड़ना है और कुछ और करना है, रीइन्वेंट करना है, कुछ और करना है। तो फिर वो यानी यूँ समझें कि अगर वो 97 में पहला ख्याल आया, फिर 99 में गया, तो 2002 में इवेंचुअली मैंने छोड़ दिया। लेकिन वो भी था कि पहले छुट्टी ली, फिर बाकी चीज़ें की, क्योंकि सिविल सर्विस में आपको पेंशन तब मिलती है जब 25 साल सर्विस करके छोड़ते हैं, या 20 साल शायद। तो उस वक्त तक वैसे कुछ करने के काबिल नहीं रहते, तो मुझे था कि आप कुछ करने के काबिल हैं, छोड़ दें। तो फिर मैं वो नॉन प्रॉफिट सेक्टर में आया। लेकिन जो यानी कि सिविल सर्विस छोड़ के फिर मैंने कैफ़े खोला। तो मैं समझता हूँ कि उन 3-4 सालों में मेरा ख्वाब था एक कैफ़े खोलना। अच्छा। और वो मैं समझता हूँ कि पहला ख्वाब था जिसकी ताबीर भी पाली और बहुत एंजॉय किया। ये सिविल जंक्शन कैफ़े जो था। अच्छा, सिविल जंक्शन। अच्छा, तो मतलब आप जो है उम्र के हर हिस्से में बहकने के लिए तैयार रहे और बहकते हुए कहीं से कहीं पहुंचते गए। बिल्कुल, यानी वो एक नज़म भी है जो इस वक्त याद तो नहीं है, लेकिन ये पानी की तरह ना, पानी की रवानी में वो जो होता है ना, पानी की रवानी में तुंदी है, तेज़ी है, और उसमें यह कि फिसल जाता है, बहक बहक बहता है। तो मैं वही यही हूँ। अच्छा, तो फिर आपने जो था वो कैफ़े को एंजॉय किया, उसके खाने को खुद एंजॉय करते रहे या कुछ आपका? हाँ, जब तक कैफ़े रहा घर में कभी खाना नहीं पका, यानी तो यही था कि अगर मैं खा सकता हूँ तो इसका मतलब चलता रहेगा। अच्छा, तो इसका मतलब कि घर में अगर खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है और बेगम को खाना नहीं पकाना पड़ रहा, तो एक जो है वो कम हो जाती है, इशू कम हो जाता है। हाँ, उसके अलावा एक हमें पंजाबियों को ये भी होता है ना कि एक अड्डा होना चाहिए, एक मिल बैठने की जगह होनी चाहिए। लेकिन इस्लामाबाद में जब कैफ़े शुरू किया तो वो ये था कि मैं रात को एक दिन कॉफ़ी पीने गया अपनी बेगम के साथ, तो उस वक़्त वो बंद हो चुके थे सारे, कोई कॉफ़ी प्लेस नहीं थी। तो मैंने कहा यार इस शहर में कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे लेट तक खुला हो, यानी कॉफ़ी शॉप हो। मैंने कहा शायद मैं किस दिन खोलूँ। लेकिन इस बात के जहन में आने से तकरीबन 7 साल बाद वो खोला। तो यानी वही अगेन ट्रांजिशन जो है वो। तो कैफ़े में पैसों के अलावा क्या कमाया? कहाँ आपका जो अंदरूनी तस्कीन थी, कहाँ चीज़ पे हुई? वो एक जो अंग्रेजी में कहते हैं ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन, या यही कि ख्वाब आपने देखा और फिर उसके पीछे भाग पड़े और फिर पा लिया, फिर कुछ उस ख्वाब से एक और कोई ख्वाब निकल आया, उसमें गाने वाने लिखने शुरू कर दिए, फिर फिल्म मेकिंग का एक ख्वाब जो भी जिसकी अभी ताबीर नहीं पाई, उसमें से वो निकल आया। फिर ये था कि अच्छा कोई ज़रा बाहर घूम फिर के आए, तो ये कनाडा आ गए। तो अब जो है अगला ख्वाब ये है कि पाकिस्तान वापस जाएं और सियासत करें। अच्छा, ये सियासत पे हम बाद में आते हैं। आपने कहा कि बीच में आपको गाने का शौक, क्या आप गाने गाते रहे, क्या करते? गाने लिखने का। वैसे गाने पे मेरा एक और यानी दिलचस्प वाक़या ये है कि मुझे गाना आता नहीं है, ना सीखा, तो लेकिन ये कि 2-3 गाने गाए। और उसमें जब मैं पहली दफ़ा रिकॉर्ड करवाने गया तो उन्होंने कहा कि आप मतलब क्या गाएंगे? तो मैंने कहा कि यार देखो मुझे ना 34% गाना आता है। तो उन्होंने कहा वो क्या मतलब? मैंने कहा जी गाने में 3 चीज़ें होती हैं कि एक आपने सीखा हो, और एक आपने रियाज किया हो, और फिर एक आप में कोई इनहिबिशन ना हो, यानी आपको शर्म ना आए गाते हुए। तो शर्म ना आए पे मेरे 34 नंबर हैं। अच्छा, बाकी दोनों पे 0-0 है। हाँ, तो 33 नंबर पे बंदा पास हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इनहिबिशन नहीं है, और बाकी ये कि तो उन्होंने कहा अच्छा फिर क्या गाएंगे? तो इस पे मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। लेकिन लतीफ़े पे जाने से पहले ये बताएं कि ये आपने गाना रिकॉर्ड अपना करवाया? हाँ, अरीब के साथ, अरीब अज़हर के साथ। अच्छा, गल करो। हाँ,
अच्छा, इसके अलावा गाने लिखते रहे, उसमें गाने ऐसे काफी कोई लिखे, कुछ गाने अच्छे भी लिखे गए। एक मेरे ख्याल एक गाना जो है जिसकी मैं समझता हूँ बहुत कल्ट फॉलोइंग है, वो है हम चरसी भंगी हैं पर सबके संगी हैं, जो अरीब ने मेरे लिखे हुए, अरीब अजहर ने काफ़ी गाने गाए हैं, जिसमें कुछ सूफियाना कलाम भी हैं, कुछ ये चरसी भंगी है। और फिर अली आफ्ताब सईद ने 2-3 गाने उन्होंने गाए हैं। एक वो सब पैसे की गेम है, अच्छा, और एक मेरी कौम बड़ी जज्बाती है, और एक अली और मैंने इकट्ठे लिखा था जागे कोई। अच्छा, लेकिन ये जो मेरी कौम बड़ी जज्बाती है, ये तो आजकल के हालात से भी बड़ा मुआफ़क़त रखता है। ये हमेशा रखेगा। इसके थोड़े से अगर आप 2-4 बोल ज़रा बताएं कि क्या हैं? 2-4 बोल उसके ये हैं कि मेरी कौम बड़ी जज्बाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती, खुद खुश हमले ढाती है सुबह शाम तेराती। खुद कुछ हमले ढाती, नहीं, खुद खुश, अपने आप को खुश करने वाले हमले ढाती है। अच्छा, खुद खुश हमले ढाती है सुबह शाम तेराती। अच्छा। तो उसका एक है कि एक यही जो 5-7 हमारी, यानी जब मैं मेरी कौम कहता हूँ तो मैं पंजाबी कौम की बात कर रहा होता हूँ, पाकिस्तानी कौम सारी नहीं। पाकिस्तानी कौम में मैं समझता हूँ कि कुछ लोग जो बहुत समझदार हैं, बहुत कल्चर्ड हैं, सिंधी हैं, सराइकी लोग हैं, पश्तूनों का अपना एक कल्चर है, बलोचों का अपना एक कल्चर है। तो जो पंजाबी है ना, उसको मैं कहूँ, यानी ये इस गाने को समझने के लिए आपको सिर्फ पंजाबी ही ज़हन में होने चाहिए, फिर आप इसको सही समझेंगे। नहीं, इसमें मुझे 2 एतराज़ हैं। एक तो ये है कि इसमें से हो सकता है कि ये खसूसियत है, ये हमारे दीगर भाई भी रखते हो, तो आप उनको एक्सक्लूड कर दिया आपने। देखिए, अब 2 चीज़ें, एक ये कि जब मैं कुछ कह रहा हूँ तो मैं ऑथेंटिकली अपने और अपने जैसों के लिए बोल सकता हूँ। अच्छा, तो इसको यानी डिस्क्लेमर कह लें, या इसको डिस्क्लेमर सही वर्ड नहीं है, इसको ये है कि मेरे जहन में क्या था जब मैं ये लिख रहा था। तो उसमें ये था कि खाने पीने पे है कि चिकन कढ़ाई, सीख कबाब, मगज मसाला, 5 औलाते मटन दा शोरा, उत्तों पी के लस्सी गाड़ी दिल का साड़ बजाती है, फिर ताज़ा तत्ती दूध पत्ती दिल को ठार पचाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती है। वाह वाह। और फिर एक था कि जो मुझे यानी ये पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जब मौलवी हजरात सड़कों पे आते हैं। ये जो है ना, ये ताज़ा दूध पत्ती के साथ ही मेरा ख्याल है कि हमें चाय पीनी चाहिए। अच्छा, एक ब्रेक हमें एक ब्रेक पे चले जाना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, जब तक मैं अपना कप भरता हूँ, आप ही अपनी चाय डालिए और आपसे मुलाकात होती है वक्फे के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। दूध पत्ती से हमारी बात शुरू हुई थी। अब हम अरशद साहब से पूछते हैं। अरशद साहब, ये बताएं कि ये जो खाने पीने की चस्केदार तो आपके गानों में चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क के हालात हैं सियासी ख़ास तौर पे जो चल रहे हैं आजकल, जो चल रहे हैं, यानी वो जो मेरी कौम बड़ी जज्बाती है ना, उसमें बेसिकली 4 चीज़ों पे बात हुई है। एक तो जज्बातियत तो है ही कि एमी वैसे डुल जाती है, यानी एक चीज़। दूसरी का खाना पीना बस। तीसरा है कि ये लड़ाई मार कुटाई कह देते, बम सेट दो देते, वो कर दिया। और चौथा है कि यानी जो अकल से ज़ाती वैर है। तो मैं आपको 2 अंतरे और सुनाता हूँ जो आपको पसंद आएंगे। एक तो ये है कि मुल्क की खुद मुख्तारी पे, अमेरिका से यारी पे, इस्लाम की पहरेदारी पे, वाह वाह, ये अपना शहर जलाती है, वैर अकल से जाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती है। वाह। तो ये 4 चीज़ें हैं। अभी इमरान खान की पूरी तहरीक को देख लें, अमेरिका से यारी और वो कि हमारा रजीम चेंज उन्होंने किया। नहीं, हम देखा, हम वो बाकी सब जो अमेरिका से। अच्छा, वैसे ये मैंने बहुत पहले लिखी थी ये। इमरान खान तो अभी शायद उस वक्त नहीं, सियासत में आ गए थे खान साहब। हाँ। और फिर अगला सुने ज़रा। बिल्कुल। वो आखिर ये है कि जे भारत ने हमला कीता, फौज ते एटम बंब चले सी। जे भारत ने हमला कीता, फौज ते एटम बंब चले सी, इसराइल दा नाम न रहसी, CIA दी ऐसी तैसी। इस तरह की बातें करके अपना दिल बहलाती है, मेरी कौम बड़ी जज्बाती। वाह 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 वाह। ये गाना जो है, मेरा ख्याल है कि इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसके पास हैं? ये किस चैनल पे है? ये यूट्यूब पे है, अली आफ्ताब ने गाया है। और अच्छा, उनकी चूंकि आवाज़ है, मौसीकी है, तो ज़्यादातर राइट्स उन्हीं पे हैं। एक थोड़ा सा मेरे पास भी कुछ होगा। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इस तरह की चीज़ों के नहीं, मैं इसलिए नहीं होता, लेकिन यानी कोई भी इसको गाना चाहे तो गा। मेरी ख्वाहिश थी कि हम इसको इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो टेक्निकल नहीं, वो हमारा ही आप चला सकते हैं इसमें कहीं आखिर पे। हाँ, वो मुझे प्रोड्यूसर साहब से पूछना पड़ेगा। वो नहीं, अली और मैं बड़े क्लियर हैं इस पे कि कोई भी चला ले। तो असल में तो ये है ना कि हमारा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। हमारा पैगाम है कि मनोरंजन करें, आप जिसको मर्जी दिखाएं। उस तरह का इशू नहीं है। यानी अगर आप यूट्यूब से इसको चलाएंगे तो मेरी तरफ से या अली की तरफ से कोई आपको ये नहीं आएगा नोटिस कि ये भाई क्यों चलाया तुसी। अच्छा, खुशी करेंगे, शुक्रिया यार तुसी चलाया। अच्छा, ये बताएं कि आजकल के जो पाकिस्तान के हालात हैं, आपके जो ख्वाबों ने रुख उस तरफ नहीं मोड़ा कि
किस तरह से सोसाइटी को या पॉलिटिक्स को या सिस्टम को रिफॉर्म किया जाए, कभी इस तरफ नहीं आपकी कश्ती गई? देखिए मेरा ख्याल है कि जो मैं ख्वाब देखे ना, यानी मुझे याद है कि 92 में मैंने लिस्टें बनाना शुरू की, ये करना है, ख्वाब कह लें या ख्वाहिशें, और उस पर वैसे मेरी अपनी है कि ख्वाहिश, ख्वाब, इरादे, ये तीनों जो है ना, ये होली ट्रिनिटी है, यानी ख्वाबों की, कि 3 उसकी शक्लें होती हैं। ख्वाहिश होती है, वो ख्वाब बन जाता है। ख्वाब जो है उसमें से इरादे निकलते हैं, इरादों में से फिर कुछ और चीज़ें निकल हो आती हैं। सकल तो अमल निकल आता है। हाँ, तो 7 साल लगते हैं, लेकिन ये जो सियासत वाला था ये काफ़ी ज़रा थोड़ा लेट हो गया। एक तो खैर पेंडेमिक के 2 साल जो आए हैं बीच में, उसने डेरेल कर दिया। खैर सियासत आप समझते हैं कि आप सियासत के ज़रिए मुल्क की हालात को ठीक कर सकते हैं, या अदब या एजुकेशन, कैसे, हाउ डू यू विजुअलाइज? देखा जी, असल में इसमें अगर समझदारी वाला जवाब है ना, तो पाकिस्तान के हालात किसी तरह भी किसी चीज़ से ठीक नहीं हो सकते जब तक पाकिस्तानी कलेक्टिवली उसको ठीक ना करें आपस में, ठीक है? अब ये है कि ये तो वो बात है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? नहीं, घंटी बांधने के लिए मैं तैयार हूँ। कलेक्टिवली नहीं, कलेक्टिव का तो सवाल ही गलत है ना। अच्छा, पता है मैं असल में थोड़ा सा जो मोहतात हूँ ना, वो इसलिए हूँ कि अभी सियासत तो शुरू नहीं की, तो जो काम शुरू ना किया उसके बारे में बात करना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब वो आप कहते हैं ना पानी में उतरते हैं तो देखते हैं कि पानी गोटे गोटे या मोटे मोटे है, तो किसी यानी अगले साल या कभी दोबारा आपने बुलाने की जरूरत की तो फिर मैं सियासत वाले ख्वाब पे करूँगा। लेकिन इवेंचुअली यानी मैं यही करना चाहता हूँ कि सियासत जो है ना, अच्छा अब सियासत करने के 3-4 तरीके हैं कि आप खान साहब की पार्टी में शामिल हो जाएं, मुस्लिम लीग में हो जाएं, पीपल्स पार्टी के हम हमेशा रहे हैं वोटर्स और सपोर्टर। जो हार्डकोर जाले होते हैं तो हम ज़रा सॉफ्टकोर जाले हैं लेकिन वो जो पाकिस्तान में सियासत है सॉरी, वो बहुत ना अजीब सी हो गई है। तो सोचा कि फिर अपनी 1.5 ईंट या 1.25 ईंट की मस्जिद बनाई जाए, तो मैं कोई अपना यानी कि दोस्तों के साथ मिलकर कोई सियासी प्लेटफॉर्म शुरू करूँगा, उस पर खैर बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो 4-5 ख्वाब देख लिए हैं या अचीव कर लिए हैं, उस पर मैं थोड़ा बात करना चाह रहा था कि जब मैंने CSS छोड़ा तो बात वहाँ से शुरू हुई थी। तो मेरा था कि ये ज़िंदगी एक है, लेकिन एक काम करने के लिए बनी, तो क्या काम किए जाएँ? तो उसमें यही था कि भाई अच्छे काम ज़िंदगी में क्या है? तो अच्छे काम 4-5 हैं। अच्छे काम हैं कि आप मौसीकी को समझें या मौसीकी सीखें या मौसीकी करें। म्यूज़िक बहुत बड़ी, आई थिंक ह्यूमैनिटी की एक बहुत बड़ी एक देन है अपने आप को। दूसरी चीज़ है कि शायरी करें या कोशिश करें शायरी करने की। तीसरी है कि आप ऐसी चीज़ें करें जिससे सेहत ठीक रहे, यानी जवानी लंबी खींचे। चौथी चीज़ है कि आप खुश यानी उसके लिए मैं यानी वो 4 लफ्ज़ यूज़ करता हूँ कि दिल कुशादा, नज़र कुशादा, ज़हन कुशादा। तो ये जो कुशादगी लाएं, पहले आपने अंदर कुशादगी लाएं तो बाहर भी आएगी, यानी उसको फिर बाद में मैंने कोई मेरे ख्याल है कि उस तरह यानी अंग्रेज़ी में चूँकि इतना ज़्यादा हम काम करते हैं तो अंग्रेज़ी में लगता है बहुत आर्टिकुलेटेड चीज़ बनती है। तो उसमें वो जो मेरी एक रेजोल्यूशन थी 1 साल की, वो ये थी कि बी लाइट ऑन सेल्फ, अदर्स एंड अर्थ। तो ये 3 चीज़ें जो है ना, वो समझें कि अगर कोई समुंदर कुएं में बंद हो सकता है तो मेरी होने का समुंदर इस कुएं में बंद है। ये जो मेरे दादा दानाई वाली बातें किया करते थे ठेठ पंजाबी में और हुक्का पकड़ के, आप उसको एक आला और उर्दू में और अंग्रेजी में वही गुफ्तगू कर रहे हैं। वो फिर असल में तो यही होती है ना कि ओरल ट्रेडिशन से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो पंजाबी कल्चर है। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त बज़ाहिर लगेगा कि ये हम इशू से उधर जा रहे हैं, लेकिन वो इशू से उधर इसलिए नहीं जा रहे। मेरे लिए आजकल मुहिम्मा ये बना हुआ है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं बल्कि ग्लोबली देख लिया जाए कि इनटॉलरेंस जो है, लोगों का मोहब्बत करने का जज्बा रखना, लोगों का एज सोसाइटी इनटॉलरेंस हो जानी, लोगों में जैसे इमरान साहब का जो लफ्ज़ है करप्शन हो जानी, ये सारी कुछ आपके सोचों और ख्वाबों के साथ भी जुड़ा होता है। इस वक्त पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो मैं किसी एक पार्टी को नहीं सिंगल आउट नहीं कर रहा, उसमें आप देख लें किसी को भी, इमरान खान को भी, PTI को देख लें, PPP को देख लें, नून लीग को देख लें, तो हर कोई अपनी अपनी जगह के ऊपर एक हार्ड लाइन लेके बैठा हुआ है। टॉलरेंस जो है वो आपको सड़क के ऊपर गाड़ी चलाते हुए नजर नहीं आती, वो आपको लाइन में खड़े नजर नहीं आती, वो आपको पॉलिटिक्स में नजर नहीं आती, वो आपको सोशल मीडिया पे नजर नहीं आती। तो कहाँ होलिस्टिकली कहाँ पे कोई सोसाइटी को, कहाँ कोई हमारे ख्वाबों में कोई डैमेज हुआ, क्या हुआ? देखिए मेरा ख्याल है ये इसका ख्वाबों से ताल्लुक़ नहीं है, हमारी जो समाज है, जो हमारी रहतल बैतल है, उससे ताल्लुक़ है। जो मैं जिस तरह इसको समझता हूँ वो है, उसको मैं प्यास कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो मसले हैं वो PIAAS,
अच्छा। तो वो है कि पावर्टी है, और पावर्टी सिर्फ इनकम इकोनॉमिक पावर्टी नहीं है, पावर्टी ऑफ इमेजिनेशन है ख़ास तौर पे, पावर्टी ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स। लेकिन पावर्टी है, इग्नोरेंस है, कि हम समझते हैं कि हम बहुत आलम लोग हैं लेकिन हम सीखते नहीं हैं। हम एक चीज़ कर लेते हैं और उसके बाद बस समझते हैं कि सारा इल्म आ गया। और हमने बाबा बुल्ले शाह का इक्को अलफ तेनु दरकार ना उसे और तरह से इंटरप्रेट करके बस उस पे बैठे हैं। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान को देखें, हाँ। हिंदुस्तान का लिटरेसी रेट हमसे ज़्यादा, उनकी इकोनॉमी हमसे आगे। अच्छा, लिटरेसी उनके- रेट वगैरह जो है ना, ऑनेस्टली मैं नहीं समझता कि मैं इस पे आता हूँ एक मिनट ज़रा। मैं पहले अपनी बात कर, तो प्यास जो है ना, पावर्टी, इग्नोरेंस, एंगर एंड एंग्जाइटी, ये बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जो एक सप्रेशंस है ना, स्ट्रक्चरल सप्रेशंस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारी सेक्सुअल सेलिब्रेशन बहुत और तरह की है, हमारी सेंसुअल सेलिब्रेशन बहुत और तरह की है। हमें जो चीज़ें प्राइवेट होनी चाहिए वो पब्लिक करते हैं, जैसे मज़हब है तो हम उसे यानी हाज़म फजल रबी बाहर डिस्प्ले करते हैं। जो चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए उनको प्राइवेट रखते हैं, कि हम जो सेंसुअल सेलिब्रेशन है वो बहुत हम प्राइवेट करते हैं, और फिर उसमें बहुत यानी डिस्टॉर्शन या करप्शन आ जाती है। तो इन चीज़ों को हल जो करना है ना पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है जो है वो जो यानी कि पॉलिटिक्स जो है ना, वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देता है जहाँ पे आप सोशल रिफॉर्म करें थ्रू एंगेजमेंट। तो ये थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्शन सी हो जाती है, लेकिन हम हल्की फुल्की बातें ये करते हैं कि पाकिस्तान के जो मसले हैं, मेरा ख्याल है कि उनका हल मौजूद है। और उसमें यही है कि हम जो अपनी लाइल्मी है या इग्नोरेंस है उसको इल्म से रिप्लेस करें। और जब आप अच्छा लिटरेसी की तरफ आते हैं, मैं समझता हूँ कि हम ओरल ट्रेडिशन है हमारी, तो हमारी अगर कान ठीक हैं और सुनते हैं हम, क्योंकि आप सुनते नहीं हैं, सुनने का हमारा जज़्बा ना आज हर कोई बोलने के चक्कर में है। एग्जैक्टली जैसे ये होता है, जैसे जो मैं अभी कर रहा हूँ कि आपकी बात मुकम्मल नहीं हुई और मैंने उस पर अपना कमेंट देना शुरू कर दिया। खैर वो तो आपके प्रोग्राम का इम्पेरेटिव भी है ना, कि आपने इस प्रोग्राम को एक समझ नहीं, अदरवाइज भी हम बिल्कुल दूसरे की बात, सवाल अभी दूसरे का पूरा नहीं होता तो हम उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो वो तो ये ना कि देखिए, अगर हम पंजाबी हैं मसलन, और पंजाबी तो पढ़ाई नहीं जाती, तो मेरी लिटरेसी जो मेरी माँ बोली है उसमें तो मेरी लिटरेसी चेक ही नहीं हो सकती। तो लेकिन दूसरी तरफ यह कि अंग्रेज़ी में या उर्दू में जो लिटरेसी है, वो लिटरेसी का मतलब ये है कि आप एक स्क्रिप्ट से एंगेज कर रहे हैं। जबकि अगर लिटरेसी को से हट के देखें, जो जानकारी है जो स्ट्रीट पे हम जानते हैं चीज़ों को, यानी लर्निंग जो है उसका ताल्लुक सिर्फ पढ़ने से नहीं है, सुनने से भी है, देखने से भी है, सोचने से है। तो यानी जब स्क्रिप्ट नहीं था, लिखना इजाद नहीं किया था इंसानों ने, तो तब भी तो उनको कुछ पता ही था ना। तो मैं समझता हूँ कि लिटरेसी इज़ अ रॉन्ग इंडिकेटर। हाँ, मतलब उससे यह है कि आप बहुत एंगेज करते हैं, लेकिन लिटरेसी किस लैंग्वेज की, खास तौर पे जब हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा ज़ुबानें हैं। हम तो मैं कहता हूँ कि एक मुल्क में 7 कौमें और 7 मुल्क हैं, तो लिटरेसी को मैं बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता दूसरे लफ्ज़। अच्छा, लिटरेसी की जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है उसको और उसका पूरी जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी लर्निंग का जो लिटरेसी से ताल्लुक, ये सारा कॉलोनियल कॉन्सेप्ट है मेरे ख्याल में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आजकल आप किस ख्वाब के साथ? देखिए जी, मैं पाकिस्तान जाने का जो ख्वाब है ना, कि पाकिस्तान जाऊं और शुरू करूं कुछ, तो एक तो आजकल वो करता रहता है, लेकिन साथ में आपको पता है कि रोज़ी रोटी एक्सप्रेस पे जब बैठे होते हैं, आपका जो बीवी बच्चे होते हैं, तो इस पे मुनीर नियाज़ी का एक शेर बनता है, जो मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने मुझे सुनाया था कि अब मैं इसमें ये शेर सुना रहा हूँ, इस पे मुझ पे अप्लाई ना करें इसको क्योंकि मैं शेर के ये कहते हैं ना, अगेंस्ट द ग्रेन या अगेंस्ट द टाइट जा रहा हूँ। मैं तो पक्का वादा करता हूँ कि मैं अप्लाई नहीं करूंगा। नाजरीन का मसला नाजरीन पे छोड़ दे। नाजरीन बहुत समझदार होते हैं, वो कहते हैं अच्छा यार ये बंदा कह रहा है तो मान ही लेते हैं 5 मिनट। वो है कि एक राहनुमा की आंखों में ख्वाब है बड़ा, उसकी बीवी से बड़ा, उसके बच्चों से बड़ा। वाह, ये दोबारा हो जाए। एक राहनुमा की आंखों में ख्वाब है बड़ा, उसकी बीवी से बड़ा, उसके बच्चों से बड़ा। तो ये हमारे पूरे लिटरेचर में जो एक इश्क और वो सारा, और यानी जो फैमिली लाइफ है उसके लिए, उसके अगेंस्ट मेरे साहब ने ये मेरे ख्याल है 50s में या 60s में लिखा होगा। तो लेकिन इस पे जेंडर अब बहुत ज़्यादा है कि आदमी जो है, यानी इसमें एक तो ये कि रहनुमा की आंखों में वो आदमी है, औरत नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि अच्छा इसका मतलब है कि उस पर डिपेंडेंट है बीवी भी और बच्चे भी, जो इतना ज़्यादा वो भी सच नहीं है। तो लेकिन दूसरी तरफ मेरा जो ख्वाब है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर मैं जब पॉलिटिक्स में गया तो आई वांट टू बी गांधी विद अ हैप्पियर फैमिली और हैप्पियर वाइफ। तो क्योंकि गांधी के बच्चे तो बेचारे और बीवी तो कहते हैं ना कि रूली गए थे। हाँ, नहीं, वो अक्सर जो बड़े लीडर्स हैं, जो रियली बड़े लीडर्स हैं, उनके आप देख लें उसमें। तो मैं बड़ा लीडर नहीं बनना चाहता, मैं लीडर ही नहीं बनना चाहता, मैं इस तरह की सियासत करना चाहता हूँ कि जिसमें बीवी बच्चे भी लेटेस्ट जो अगर हम देखें इस वक्त जो पाकिस्तान में बड़े लीडरों में कई ऐसे लीडर हैं जिनकी फैमिली लाइफ उस तरह से नहीं चल सकी।
हाँ वो तो मतलब यस कह सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल एक तो आप वो फैमिली लाइफ बचाने के में ये ऐसा प्लान बना रहे हैं कि जिसमें आपकी लीडर्स वो भी बन जाए, आप देखिए इसका प्लान नहीं बना रहा ना, बन सकता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे ख्वाब और मैं ही मैटर नहीं करता। अगर आप फैमिली यूनिट को लें तो वाइफ जो मेरी है फौजिया पार्टनर जो पार्टनर है, उनकी भी ज़िंदगी है, उनके भी ख्वाहिश ख्वाब इरादे हैं, वो भी उतने ही मैटर करते हैं। तो उसी में से फिर वो जगह निकाल के, स्पेस निकाल के तो कोशिश करते हैं कि कुछ करें, तो इसलिए चीज़ें स्लो होती हैं। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं जो करंट जिसमें आप मसरूफ़ हैं, जो जिसे आप कहते हैं रोटी रोज़ी है या बाकी चीज़ें हैं? यहाँ पे एक जिस तरह पाकिस्तान में NGOs होती हैं, यहाँ पे चैरिटी कहते हैं उसे, तो एक चैरिटी के साथ मैं ऐसे यानी काम करता हूँ। तो मेरा काम पे यानी ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मैंने बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी का काम किया सिविल सर्विस के बाद। तो इस काम पे मेरी जो एक सटायर है कह लें या ह्यूमरस लाइन है कि तमाम जो काम है ना कंसल्टेंसी या यहाँ भी, तो वो अंग्रेज़ी लिखना है। पुरानी अंग्रेज़ी को मिटा के नहीं, पुरानी अंग्रेज़ी को चेंज करके नहीं, तो ये अंग्रेज़ी लिखने का काम है। हो सकता है ये प्रोग्राम आपके ऑर्गेनाइजेशन वाले भी देख रहे हों, तो इसको आप रीवर्ड कर सकते हैं। मेरे तो कोलीग कहते हैं कि तुम अंग्रेजी लिखने के अलावा करते क्या हो, तुम ईमेल लिखने के अलावा करते क्या हो। मैंने कहा बस यही काम है। अच्छा ये बताएं कि आप, अच्छा मैं एक और ख्वाब आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं 33 साल का था ना, जो कि तकरीबन मैं ये नहीं बताऊँगा कितने साल पहले की बात है, लेकिन काफ़ी साल पहले की बात है। तो मुझे था कि यार जब मैं आज से 25 साल बाद ना, तो मैं 15 साल अपनी उम्र से छोटा लगूं। तो मेरा ख्याल है ये ख्वाब भी मैंने तकरीबन अचीव कर लिया। तो इस वक्त तक मेरा ख्याल है कि अगर मैं हिसाब लगाऊं तो आप अपनी अगर उम्र से 15 साल कम लग रहे हैं, तो 65 के आप लग रहे हैं, तो बस तकरीबन 80 का हो गया। और इसी 80 की साथ ही हम थोड़े से फिर से वक्फे पे जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, एक आपसे मुलाकात होती है वक्फे के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। तो अरशद साहब, आप मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक 80 साल के हैं, तो लेकिन आप 65 के दिख रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप आप 35 के दिख रहे हैं। तो ये क्यों, जबकि 80 मेरी कैलकुलेशन बन रहा है, तो आप 35 के क्यों दिखते हैं? क्या इसका क्या राज? अच्छा, ये जब मैंने ये सोचा तो मुझे लगा कि 3 चीज़ें ना आदमी की एजिंग में कंट्रीब्यूट करती हैं। यदि आदमी को वक्त से पहले कहते हैं ना कि बूढ़ा कैसे करती हैं, तो वो चीज़ें हैं। एक है टेंशन लेना, एक है कि आप खाते पीते क्या हैं, और तीसरी चीज़ जिस पे आपका इतना ज़्यादा बस नहीं होता वो होता है कि आपको जेनेटिक मेकअप क्या मिला, आपको यानी जीन्स कैसे मिले। कि अच्छा वो तो ज़ाहिर है एक लॉटरी है कि आप कहाँ पैदा हो गए, कोई आपने थोड़ा चूज़ किया। तो मुझे लगा कि अच्छा खाने पीने में तो मैं एहतियात कर सकता हूँ। और स्ट्रेस लेने की 2 ही वजह होती हैं कि लोग समझते हैं कि ये काम करना है, ये बात कहनी है, ये चीज़ चाहिए, तो या वो होती है या नहीं होती। जो काम मतलब टेंशन किस चीज़ का, यानी जो मैं करना चाहता हूँ या वो होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो अगर होना है तो आज नहीं तो ज़रा कल हो जाएगा, तो थोड़ा सा सब्र करूँ, और नहीं होना तो एफर्ट ज़रूर करूँ। हो सकता है हो ही जाए, हो सकता है ना हो। तो एक तो मैंने अपनी ना रिडक्शनिस्ट जिस तरह की चीज़ें जो है ना वो निकाली हुई हैं। तो ये प्लान था सारा। हाँ, लेकिन अब मैं उस पर जो ज़्यादा बेहतर आर्टिकुलेशन है वो ये है कि एक टीम हमारे बाहर होती है और एक टीम हमारे अंदर होती है। और ये थोड़ी सी आलमाना गुफ्तगू करने लगा हूँ मैं, तो आप ज़रा अलर्ट हो जाए। तो जो बाहर टीम होती है, मुझे ऐसे पोज करना जैसे मुझे समझ आ रही है। हाँ, तो वो जो बाहर टीम होती है ना, तो हम अक्सर समझते हैं कि टाइम ही सब कुछ है। मैं समझता हूँ कि टाइम सब कुछ नहीं है। तो टाइम के अंदर हमारी तवानाई, एनर्जी कैसे होती है किसी ख़ास वक्त पे, वो बहुत मैटर करती है। तो उस टीम का मतलब है कि टाइम, एनर्जी, एम्बिशन एंड मोटिवेशन। कि कुछ लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कुछ उनकी एम्बिशन जो है, जो भी ज़िंदगी में, या एस्पिरेशन कह लें, एम्बिशन ज़रा नैरो वर्ड है। तो वो टीम जो है, ये कोई मैं टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कर रहा था, कोई ये 2002-3 की बात है, तो उस वक्त ये ज़हन में आई टीम। एक जब अंदर की टीम है ना, वो बहुत यानी कि इम्पॉर्टेंट है। वो है कि थिंक वेल, ईट वेल, एक्ट एंड रिएक्ट वेल एंड मूव वेल। तो इसका मतलब है कि आप सोचें ठीक, और ये कोई मेरा वो मॉरल पॉलिसिंग नहीं है। ठीक सोचने का मतलब है कि आप अपने अंदर बहुत क्लियर हों, अच्छा या बुरा डजंट मैटर। दूसरा ये है कि आप जो है जो सही खाएं। सही खाने में मेरा ये है कि मैं कोई डब्बे की ऐसी चीज़ नहीं खाता जिसका मुझे फार्मूला ना पता हो। मैं मिठाइयाँ बहुत खाता हूँ, मैं देसी खाने बहुत खाता हूँ। या दूसरे लफ्ज़ों में कहता हूँ कि जो आपने ज़िंदगी में पहले 15-16 साल खाया हो ना, वो आपको हमेशा आपके जो कहते हैं ना बॉडी को बड़ा लगता है, जिस्म को। तीसरा ये कि एक्ट और रिएक्ट वेल के हम ज़िंदगी में ना हमारे रिस्पॉन्सेज जो हैं
हमको इसमें थोड़ा सा हौसला नहीं करते। आपने मुझे बात की थी, मुझे लगता है कि ये यानी हम ट्वीटिंग कर रहे होते हैं, मैं ट्विटर पे इतना नहीं हूँ ही नहीं, तो उसमें होता है कि इमीडिएटली वो पिंग पॉन्ग खेलने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा एक 3 सेकंड का, 3 मिनट का या 3 दिन का वक्फा देता हूँ कि डिपेंडिंग ऑन कि क्या चीज़ है। या आपकी ये सारी इल्मी सी गुफ्तगू के बाद मेरा एक गैर इल्मी सा सवाल है। बिस्मिल्लाह। आपने कहा कि हम सही सोचें, दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो सोचता है कि मैं सही नहीं सोच रहा? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है। उस पे फिर पढ़े ना, उसमें तो ये है कि अच्छा, उसमें जो रिसर्च कहती है कि तकरीबन 97% 97% हमारी जो सोच है ना, हम सोच रहे होते कि हम सोच रहे हैं, हम सोच नहीं रहे होते, वो एरर ऑफ परसेप्शन है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए उसमें ये है कि पता ही होता है, यानी बेसिकली आप अपने अंदर क्लियर हो कि ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। और उसमें फिर तज़ाद ये आ जाता है कि मैं अगर अच्छा दिखना चाहता हूँ और अच्छा बनना नहीं चाहता, तो वहाँ पे फिर वो बकौल सोहेल बड़ाइच के कॉल ऑफ फेल में बड़ा खुला तज़ाद आ जाता है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि आपको कम उम्री से ये इदराक हो गया कि मुझे इतने साल तक जीना है और मुझे ये चीज़ें करनी है। ये सारा उस पे है ना, जो 25 साल का था कि अगर यही ज़िंदगी है, तो मैंने कहा अच्छा फिर इस तरह करते हैं कि 101 साल जीते हैं। अब आप पूछेंगे 101 साल क्यों? वैसे ना भी पूछें तो मैंने बता देना। तो उसकी वजह ये थी कि मुझे असल में अपने साले पैदाइश का सही वाले का पता नहीं है, तो मैंने कहा ये ना वो तेंदुलकर की तरह 99 पे आउट हो जाए। हाँ। तो 101 कर लें तो 100 तो हो ही चुका होगा अगर साल आगे पीछे। एक आपकी जो है, आपने जो सारी बताई अपने ये जवान होने के जो फार्मूले हैं, इसको कहें कि स्लो एजिंग कह लें। स्लो एजिंग कह लें, ज़्यादा डिसेंट है। तो मैं उसमें ना, एक तो ये आपकी राय है और मेरा इसके बारे में एक दूसरा ख्याल भी है। पाकिस्तान की हर दीवार में कराची से लेके खैबर तक लिखा हुआ है एक सच, मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। अच्छा, वो मर्द बूढ़ा नहीं होता ना, वो मंजन बेचने या विरिलिटी जिसे कहते हैं ना, कि आप कितने अरसे तक सेक्स कर सकते हैं, लेट्स पुट इट दिस वे, तो वो उस पे है। तो मेरा ये ख्याल है कि उससे हट के भी बड़ी जिंदगी है। मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर आपकी तस्वीर का नहीं मैं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। मेरा ये ख्याल है कि ज़िंदगी जो है ना, वो हम, यानी वो मैंने अभी कहा था ना कि मज़हब जो है उसे हम दिखाते बहुत ज़्यादा है, और वो प्राइवेट चीज़ होनी चाहिए, और जो सेंसुअल सेलिब्रेशन है ज़िंदगी की, उसको ज़रा ज़्यादा डिस्प्ले करना चाहिए। वो म्यूज़िक में, आर्ट में, शहरों की खूबसूरती में वो आती है। तो हमें आदमियों की आधी ज़िंदगी तो इसी में गुजर जाती है कि मतलब वो कोई मिल जाए, शजरे ममनूआ मिल जाए बस। तो उस पे, लेकिन मैं उसमें कह रहा हूँ कि इससे हट के भी बहुत ज़िंदगी है और उसको एंजॉय करना चाहिए। ये बताइए कि आपके 2 बच्चे तो आपके बड़े हैं, एक आपकी छोटी बेटी है। बड़े बच्चे तो अपनी वो राह ढूंढ चुके हुए हैं, लेकिन जो छोटी बेटी है उसमें आप अपनी कौन सी चीजें देख रहे हैं और कौन सी देखना चाहते हैं और कौन सी नहीं देखना चाहते? अच्छा, देखना चाहते पे तो मैं, इसको हमें क्विकली जरा करना है क्योंकि देखना चाहते पे ये था कि हमारे पास 1.5 मिनट है। अच्छा, नहीं 1.5 मिनट बड़ा होता है, 1.5 मिनट में तो दिल्ली फतह हो जाती है, कहाँ पे पहुंच जाता है। सो हमने सोचा था छोट बिया को कि हम अपनी जो महरूमियाँ या नहीं कर सके वो इस पे नहीं करेंगे, एक तो बड़ा क्लियर था। लेकिन 2-3 चीज़ें, वो बड़ी इमेजिनेटिव है, बड़ी वो इस तरह ड्रीमर है, सोचती है, वो एस्ट्रोफिजिस्ट बनना चाहती है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि उसमें जो एक एस्पिरेशन है चीज़ें करने की, और उसमें सोशल बहुत है, ह्यूमरस है, बहुत क्विक विट है, तो ये चीज़ें हैं। मेरा ख्याल है ये मुझ में भी है शायद। नहीं, आपने जिस तरह नेविगेट करते हैं, जिस तरह से ख्वाबों को चकमे देके निकलते हैं, इसमें मैं ना, अब आपको कहते हैं ना, आखिरी 10 सेकंड में सुनाता हूँ कि ज़िंदगी में मुझे एक दफ़ा लगा कि हम मैमल्स हैं, तो हमारी अंदर स्पिरिट बर्ड की है। तो आप समझें कि एक मैमल के अंदर बर्ड जो है वो हो, तो उसमें था कि हल्की सी एक आशा है, भारी सा एक जीवन ये, एक उड़ना चाहे एक चल ना पाए, मैं कैसे ये फ़र्क मिटाऊँ कुछ समझ ना आए। उसी समझ ना आने में जो समझ आया ये किया। अरशद साहब, आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही। आपकी तशरीफ़ वाले का बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं इंटरेस्टिंग हुई, वैसे चवला ही मारियाँ से इस नहीं, मैंने बहुत हासिल किया। काश मुझे पहले समझ आई होती तो आज मैं भी 30 का लग रहा होता। ख़वातीन हज़रात, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।